हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सीरीज चलाई हुई है और इसी सीरीज में आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो क्लास नंबर 6 रहेगी। और इसके साथ मेरी तरफ से एनईपी 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं यहाँ पर कवर कर चुकी हूँ। यानी कि जो भी ये पीडीएफ था आपका, जो कि गवर्नमेंट के साइट पर आपको अपलोडेड मिल जाएगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, वो हर चीज इन वीडियोस में मैं आपको कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सीरीज से इनको जरूर देखिएगा। इन सभी वीडियोस का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और एनईपी भी आज आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर लेकर के आऊंगी ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी हो कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। आज आपकी क्लास नंबर यहाँ पर रहने वाली है 6। इसके साथ साथ पहले जितने भी क्लासेस थी उम्मीद करती हूँ आप सभी ने देख ली होगी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करेंगे जो कि अपनी टीचर एजुकेशन रहेगी। एनईपी के अकॉर्डिंग जो शिक्षक शिक्षा है उसके ऊपर क्या बात की गई है। इसके अलावा एक असेसमेंट बॉडी यहाँ पर बनाई गई, एक असेसमेंट सेंटर जो कि परख नाम से है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम टीचर एजुकेशन के बारे में। एनईपी 2020 में टीचर एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है, तो ध्यान देना, इसमें टीचर को टीचिंग लर्निंग का हार्ट यहाँ पर माना गया है। जो शिक्षक है उनको टीचिंग लर्निंग का क्या माना गया है, वही हार्ट माना गया है। क्योंकि जो भी आपके रिफॉर्म्स है, जितने भी आपके सुधार एनईपी 2020 हमें बताती है, वो सभी टोटली व्यर्थ है। वो सभी आपके कंप्लीट नहीं हो सकते, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते वो सुधार, जब तक जो टीचर है वो मोटिवेटेड ना हो, वो रेस्पेक्टेड ना हो, हाईली ट्रेन ना हो। तो टीचर की शिक्षा बहुत जरूरी हो जाती है, बिकॉज एट द एंड जो बच्चे हैं वो टीचर के थ्रू यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो भी टेट एग्जाम्स है उनको कंपलसरी यहाँ पर कर दिया गया है। दैट मीन्स अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। तो जितने भी, जैसे आपका सीटेट हो गया, आपके स्टेट जो टेट एग्जाम्स होते हैं, तो अगर आप किसी को शिक्षक बनना है तो उनको इन टेट एग्जाम से गो थ्रू होना पड़ेगा, इनको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आने वाली जो वैकेंसी है उसमें बैठ सकते हो। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो टेट एग्जाम है उनको कंपलसरी किया गया। इसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी, जो न्यूनतम योग्यता रहेगी एक टीचर बनने के लिए, वो यहाँ पर एकीकृत मींस इंटीग्रेटेड बीएड एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है। 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड जो एजुकेशन है वो 2030 तक की यहाँ पर एक टारगेट है रखा गया है। 2030 तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एक शिक्षक बनने की, वो 4 साल की बीएड क्वालिफिकेशन रहेगी। और यू कैन से इंटीग्रेटेड बीएड क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ओनली बीएड नहीं, इंटीग्रेटेड। दैट मीन्स इसमें आपका जो डिग्री पार्ट है वो भी आ जाएगा और उसमें आपका जो बीएड पार्ट है वो भी आ जाएगा, जो कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा। ठीक है, तो ये 2030 तक के लिए यहाँ पर इसका टारगेट रखा गया है। तो आपसे टारगेट ही अगर पूछा जाए तो 2030 आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान देना, 2 साल के बीएड की भी बात करी गई है और 1 साल के बीएड की भी बात करी गई है। ठीक है, क्योंकि आप सभी के माइंड में ये चीज डेफिनेटली आई होगी कि अगर 4 साल के बीएड की बात कर रहे हो तो फिर 2 साल और 1 साल का बीएड का क्या हमने जो किया है वो सब वेस्ट हो गया, काइंड ऑफ ऐसी चीजें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनईपी हमें 3 प्रकार के बीएड की बात कर दी है, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 4 ईयर। लेकिन 2030 से जो मिनिमम रहेगा वो आपका 4 ईयर बीएड वाली चीजें मानी जाएगी। इसके अलावा ध्यान देना, ये जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड रहेगा, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो उनके लिए रखी गई है जो कि अभी 12th करके स्टूडेंट्स जो है वो निकले हैं। अगर इन बच्चों को 12वीं करने के बाद अगर आप अपना जो करियर है अगर टीचिंग में बनाना चाहते हो तो फिर आपको इस 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स से गुजरना होगा। अगर उसके बाद यानी कि अब से ये चीजें शुरू हो चुकी है, ठीक है, अब ये चीजें आपके एडमिशन इसमें शुरू हो चुके हैं। तो 12th क्लास में अगर कोई बच्चा उसके बाद अगर उसको टीचर बनना है, देन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड हैव टू गो थ्रू दिस 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी बैचलर डिग्री यहाँ पर कर रखी है, देन फिर वो किसे चूज कर सकता है, 2 साल का बीएड वो यहाँ पर चूज कर सकता है, फिर उसको 4 साल का करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने ऑलरेडी मास्टर यहाँ पर कर रखा है, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, दैट मीन्स ग्रेजुएशन भी कर रखा होगा, तो फिर वो पर्टिकुलर एस्पिरेंट यहाँ पर 1 साल का बीएड कर सकता है। यानी कि हर एस्पिरेंट को, हर एक इंडिविजुअल इंसान को 4 साल का करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो भी स्कूल से निकली है, 12th पास करके यहाँ पर निकले हैं। तो ये 3 चीजें हैं बीएड के बारे में जो कि आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठाएंगे।
ओके इसके अलावा टीचर एजुकेशन के अंतर्गत उन्होंने यहाँ पर एक टर्म डिस्कस करी है, दैट इज सीपीडी, जिसको आपने समझना है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। व्हाट इज सीपीडी? सीपीडी का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्तर व्यवसायिक विकास। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या है, जो टीचर्स होते हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, उनकी स्किल के रिगार्डिंग है। ठीक है, उनके कौशल के रिगार्डिंग है, उनको ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, उनको प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान करने की बात इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर की गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशन की बात है, दैट मीन्स टीचर्स के लिए, बिकॉज टीचिंग भी एक प्रोफेशन ही होता है। इसके तहत यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इस सीपीडी के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसको निष्ठा कहा गया है। क्या कहा गया है? निष्ठा कहा गया है। ठीक है, निष्ठा की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि स्पेस की कमी है तो आप वहां से देख लीजिएगा। निष्ठा के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जितने भी टीचर्स हैं, हर एक टीचर को साल में, ठीक है, एटलीस्ट 50 इयर्स का सीडीपी स्किल उनको यहां पर करना होगा, मतलब 50 घंटे का प्रशिक्षण। ठीक है, 50 घंटे का प्रशिक्षण हर टीचर को गो थ्रू होना पड़ेगा। मीन्स साल में, एक साल में एटलीस्ट 50 घंटे का प्रशिक्षण किसी भी, हर टीचर को, किसी भी नहीं, हर टीचर को लेना होगा अकॉर्डिंग टू निष्ठा। ठीक है, ना सिर्फ टीचर को, जो भी हेड है स्कूल के, उन सभी को इस प्रशिक्षण से गुजरना होगा। और ये कौन करवाने का काम कर रहा है? निष्ठा। तो सीडीपी के तहत एक प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ पर लाया गया है और इस प्रोग्राम के तहत मिनिमम, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 50 घंटे का सीडीपी स्किल यहाँ पर करने की बात की गई है। तो आप इस पॉइंट को जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ओके, चलिए अब एक चीज यहाँ पर और रह गई है, इस तक बाद में जाएंगे। अभी बात करते हैं हम जो असेसमेंट की बात करी गई है, इवैल्यूएशन की बात करी गई है। पहले जो इवैल्यूएशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होता था कि भाई बच्चे के एकेडमिक स्किल्स को यहाँ पर देखा जाता था, बट अभी आपको पता है होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, तो इवैल्यूएशन भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया जाएगा। हमने जस्ट अभी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ा है, जिसमें ना सिर्फ आप एकेडमिक स्किल्स को जांचेंगे बल्कि जो भी नॉन एकेडमिक स्किल्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उनको भी जांचेंगे। ठीक है, और मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट देखेंगे बच्चे का, बच्चे ने कितना ऑल ओवर डेवलपमेंट किया है, ये आप जांचेंगे। तो इसको जांचने के लिए, इसके मूल्यांकन के लिए यहाँ पर परख एक बॉडी है जिसका निर्माण किया गया है। ठीक है, क्या है परख की फुल फॉर्म? ध्यान देना, बहुत जरूरी है आपके लिए ये समझना। ठीक है, परख किससे रिलेट करता है भाई? असेसमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, आकलन से रिलेट करता है परख, ध्यान दीजिएगा। परख की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए है। P स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में भी आपको ये दिख जाएगा स्क्रीन के अंदर। ये क्या है? एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र है। दैट मीन्स एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक नियंत्रित इकाई है, कंट्रोल करती है। ठीक है, बेसिकली ये बताती है कि बच्चे का असेसमेंट आप किस तरीके से करेंगे, इसके लिए वो एक स्टैंडर्ड सेट करती है, एक मानक यहाँ पर निर्धारित करती है, क्राइटेरिया पास करती है कि इसके अकॉर्डिंग ही आप बच्चे का इवैल्यूएशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स बायसनेस नहीं होगा और फेयर इवैल्यूएशन यहाँ पर करने की बात करी गई है। इसका एम क्या है? फेयर इवैल्यूएशन करना। ठीक है, फेयर इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन को फेयर तरीके से करना, यहाँ पर न्यायपूर्ण तरीके से यहाँ पर करने की बात की गई है परख के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडी है, दैट मीन्स ये रेगुलेट करती है ना सिर्फ स्टेट बोर्ड को, भाई स्टेट के अंदर भी बोर्ड है ना, जैसे अपने हरियाणा के अंदर हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, तो स्टेट बोर्ड को, बल्कि जो सेंट्रल बोर्ड है जैसे आपके सीबीएसई हो गया, ठीक है, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के खड़ा करती है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करती है। मतलब कि सभी के लिए सेम स्टैंडर्ड होंगे वो, और वो स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करेगा? ये रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर डिसाइड करेगी। ठीक है, दैट मीन्स ना तो कोई बायसनेस होगी और फेयर तरीके से हर बच्चे का इवैल्यूएशन होगा। तो मूल्यांकन किस तरीके से करना है, ये सारे के सारे बोर्ड्स को कौन बताएगा? परख, ये जो रेगुलेटरी बॉडी है ये बताएगी, और इसका निर्माण एनडीपी 2020 के तहत किया गया है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो परख क्या है? एक असेसमेंट सेंटर है, एक रेगुलेटरी बॉडी, ध्यान देना। ठीक है, तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करती है और ये बताती है कि आप किस तरीके से इवैल्यूएशन करें। ओके, इसके अलावा ये 360 डिग्री प्रो असेसमेंट की बात करती है। ठीक है, ये क्या करती है? 360 डिग्री असेसमेंट की बात करती है। आप कह सकते हो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये भी आपको बहुत बार नाम दिखा मिलेगा।
होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की यहाँ पर बात करता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। ठीक है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, सर्वांगीण प्रगति कार्ड आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये इस कार्ड की बात करती है, 360 डिग्री असेसमेंट की बात करती है। दैट मीन्स ना सिर्फ आप उसके जो कोर सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर इवेलुएट करेंगे, बल्कि जो भी उसके लाइक वैल्यूज हैं, ठीक है, स्किल्स हैं, इन सभी का भी यहाँ पर असेसमेंट करने की बात की गई है। तो 360 डिग्री से आप करेंगे। ओके, इसके अलावा इसमें क्या है, बच्चा सेल्फ का असेसमेंट करना सीखता है, स्वयं का आंकलन करता है। ठीक है, सहपाठी आंकलन की यहाँ पर बात करी गई है, 3 प्रकार से आंकलन की बात करी गई है। और इसके अलावा शिक्षक है वो भी आपका यहाँ पर आंकलन करता है। दैट मीन्स अब पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ टीचर ही आपको जांच के नहीं बताएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। यहाँ पर बच्चा खुद की लर्निंग को भी यहाँ पर चेक करना सीख रहा है, खुद की लर्निंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। जब इवेलुएट कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इसके अलावा बच्चे भी एक दूसरे का इवेलुएशन यहाँ पर कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं इवेलुएशन में, और टीचर भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो 360 डिग्री का मतलब आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टर्म है जो आपसे एज इट इज पूछे जाएंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये जो सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखी है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी चीज और आपके साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। आपको कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं एनईपी 2020 के अंदर, और इन फंक्शंस के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स उत्तरदायी है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एनईपी के अंतर्गत क्या पॉलिसी है, क्या विजन है इसकी, ठीक है, क्या पॉलिसी है, क्या नीतियां बनी है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एमओई है, जो कि पहले एमएचआरडी थी। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था पहले, जिसको अभी चेंज कर दिया गया है, एमओई बना दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। तो ये जो है एनईपी 2020 के अंतर्गत जो है कुछ कार्य है, और इनके के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो आपको पता होना चाहिए। करिकुलम पेडागोजी पाठ्यक्रम या फिर शिक्षा शास्त्र की बात करी जाए तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आपको पता है एनसीईआरटी क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। ये नेशनल लेवल पर है, ये आपका स्टेट लेवल पर है, पूरा फुल फॉर्म वही है। एन स्टैंड फॉर नेशनल, एस स्टैंड फॉर स्टेट। ठीक है, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा स्टैंडर्ड एंड एक्रेडिटेशन की बात करें तो इनका मतलब होता है मानक और मान्यता। ठीक है, मान भाई क्या क्या स्टैंडर्ड जो है सेट करके रखे हैं, स्कूल के क्या स्टैंडर्ड होते हैं, मान्यता भाई हर स्कूल की होती है। ठीक है, मान्यता और मान्यता इनको कौन डिसाइड करेगा, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, SSSA। ठीक है, ध्यान देना, SSSA ये अथॉरिटी है जो कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और इसके अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को एक तरीके से रेगुलेट करके चलती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, भाई टीचिंग पार्ट तो होगा ही, स्कूल के अंदर टीचर्स पढ़ाएंगे, बट जो सारी प्रोसेस को कराने का काम है इस एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा असेसमेंट और इवेल्युएशन की बात करें तो जस्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, क्या है, परख। ठीक है, तो परख की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, निष्ठा की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही है, और इसी के साथ कंप्लीट एनईपी में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसको जरूर से जरूर लाइक करिएगा, और इस जो प्लेलिस्ट है उसको आप सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ प्रैक्टिस सेशन के अंदर। आप सभी अपने फीडबैक जरूर मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल करके। मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और एनईपी कंप्लीट यहाँ पर करा दिया है। अगर आपकी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत कमी रह रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उनको भी यहाँ पर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।